Hello students, myself Vishil Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बैंक लेके आया हूँ। ये हमारा 12वां लेक्चर है। ऑलमोस्ट हर लेक्चर में अपन 20 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। पर्पज़ ये है कि आप अपनी तैयारियाँ चेक कर सकें कि कितनी अच्छी आपकी तैयारी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक आपके लिए कहाँ इम्पॉर्टेंट रहेगा? अगर आप कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं वहाँ पे, या अगर आप नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो, या कहीं पे अगर जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती निकली हुई है और वहाँ पे इनकम टैक्स का पार्ट आता है तो वहाँ पे आप अपनी तैयारी देखने के लिए इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू कर दें सर। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, द एंटरटेनमेंट अलाउंस इज़ एप्लीकेबल टू। मनोरंजन भत्ता लागू होता है। और ऑप्शंस हैं प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या सरकारी कर्मचारी। तो सर इसका आंसर है सी, सरकारी कर्मचारी। जो एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है और उससे रिलेटेड जो डिडक्शन होता है, इनको वैसे क्लियर पूछना चाहिए था, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन किसको मिलता है? तो ये केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। 5,000 तक का डिडक्शन मिलता है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन, डैश डैश इज़ द रेंट फिक्स्ड अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट। चलिए ऑप्शन देखते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, रियल रेंट। सर इसका आंसर आएगा स्टैंडर्ड रेंट। तो हमें पता है कि कुछ स्टेट्स में रेंट कंट्रोल एक्ट होता है। अगर आप उसको टॉपिक को याद करें, देखो क्वेश्चन आते ही आपको टॉपिक याद आना चाहिए। ये हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। हाउस प्रॉपर्टी में जब आप पहले स्टेप पे वैल्यू निकालने चालू करते हो तो एक म्युनिसिपल वैल्यू होती है और एक फेयर रेंट वैल्यू होती है। म्युनिसिपल वैल्यू वहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करती है, फेयर रेंट पड़ोस के मकान को देख के तय होती है। लेकिन कभी भी रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे ऊपर रेंट कंट्रोल एक्ट काम करता है। तो क्वेश्चन ये था कि रेंट कंट्रोल एक्ट जो रेंट बताता है वो कौन सा होता है? तो वो सर होता है स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है सर। चलिए सर, ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, अभी थोड़ा ठीक है। हाँ सर, तो अब ये क्वेश्चन में एक बात और बताता है, सेंट्रल रेंट कंट्रोल एक्ट वाज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर इन द ईयर 1948। 1948 में एक सेंट्रल लेवल का रेंट कंट्रोल एक्ट बना था। इट रेगुलेट्स द रूल्स ऑफ लेटिंग आउट अ प्रॉपर्टी एंड एंश्योर्स दैट नीदर द लैंडलॉर्ड नॉर द टेनेंट्स राइट्स आर एक्सप्लॉइटेड बाय द अदर। ये क्यों बनाया गया था? ना तो मकान मालिक के साथ अन्याय हो, ना किराएदार के साथ अन्याय हो, किसी के भी अधिकारों का हनन या एक्सप्लॉइटेशन ना हो, इसलिए बनाया गया था। It should also be noted that currently each state has its own rent control act, through largely similar to each other. They carry some minor differences. कहता है कि अभी हर स्टेट का अपना अपना कंट्रोल एक्ट है। रेंट कंट्रोल एक्ट से मतलब रेंट की मैक्सिमम लिमिट तय हो जाती है। ठीक है, तो कुछ लोग इसको अपोज भी करते हैं कि इस वजह से कि रेंट ज़्यादा हम नहीं ले पाते वगैरह, एक बात है। ठीक है, और अभी लगभग सारे स्टेट्स का एक जैसा ही है, पर कुछ स्टेट्स में थोड़ा सा अलग भी है, माइनर डिफरेंसेस के साथ। क्वेश्चन देखते हैं और सर, इफ एन असेसी हैज़ बोरोड मनी फॉर परचेज ऑफ अ हाउस एंड इंटरेस्ट इज पेबल आउटसाइड इंडिया, सच इंटरेस्ट शैल बी। वेल, अगर कहता है कि अगर किसी असेसी ने अमाउंट बोरो किया है और जो इंटरेस्ट है वो बाहर पे किया है, तो ऐसे इंटरेस्ट का क्या होगा? डिडक्शन मिलेगा। बी ऑप्शन कहता है डिडक्शन नहीं मिलेगा। सी ऑप्शन कहता है सर कि मिलेगा डिडक्शन अगर टीडीएस काट लिया गया हो, और चौथा कहता है मिलेगा डिडक्शन या तो टीडीएस काट लिया गया हो या रिसीवर ऑफ इंटरेस्ट हैज़ पेड टैक्स ऑन इट इंडिया। सी कैसा है? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हाउस प्रॉपर्टी वाला चैप्टर है, वहाँ पे इंटरेस्ट का डिडक्शन होता है, सेक्शन 24B होता है। वहाँ पे अगर हमने इंटरेस्ट किसी नॉन रेजिडेंट को चुकाया है या इंडिया के बाहर पेमेंट किया है, तो या तो हमने टीडीएस काट लिया हो, यानी अगर हम चाहते हैं कि हमें डिडक्शन मिले तो हमें टीडीएस काट लेना चाहिए, और अगर हमने टीडीएस नहीं काटा तो जिसको इंटरेस्ट मिला है उसने टैक्स जमा करा दिया हो। इन दोनों में से एक बात होने पर आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, यदि हिंदी में इसको लिखा हुआ है कि यदि टीडीएस की कटौती कर ली गई है या जो ब्याज का जो रिसीवर है उसने टैक्स का भुगतान कर दिया है, तो आपको कटौती के रूप में अनुमति मिल जाएगी सर। अगला क्वेश्चन है, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट डिविडेंड ड्राइव्ड फ्रॉम द शेयर्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड इज टैक्सेबल अंडर द हेड।
ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है, हालांकि इसका जजमेंट नीचे लिखा हुआ है जब मैं आपको आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन ये था कि अगर किसी ने शेयर्स को स्टॉक की तरह ले रखा हो, अगर कोई बंदा शेयर्स को आए दिन परचेज सेल करता हो, तो वो कहता है कि मुझे जो डिविडेंड की इनकम होगी वो डिविडेंड की इनकम अदर सोर्स की मानी जाएगी या बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। देखिए जनरली क्या होता है, डिविडेंड की इनकम मानी जाती है अदर सोर्स की इनकम, लेकिन अगर किसी चीज़ को अपन बिजनेस करते हैं तो फिर इनकम होती है पीजीबीपी। तो इसीलिए एक बंदे का डाउट है कि जो डिविडेंड की इनकम हुई मुझे, उसका क्या होगा। तो इसका आंसर है सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही इसका आंसर है। इसे आप यूँ समझिए कि डिविडेंड की इनकम अपना कभी कैरेक्टर नहीं बदलती। आई रिपीट, डिविडेंड की इनकम अपना कैरेक्टर नहीं बदलती। अगर आपने शेयर्स को एज अ इन्वेस्टमेंट परचेज किया हो या एज अ ट्रेडिंग पर्पस पर परचेज किया हो, तो डिविडेंड की इनकम आपकी अगर जाएगी तो अदर सोर्स में ही जाएगी। फिर उसके अपने अपने रूल हैं कि 10 लाख तक कुछ नहीं होगा, 10 लाख के बाद 10% टैक्स लगेगा, वो बात की बात है, पर ये जाएगा कहाँ, तो ये अदर सोर्स में जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, इसने कहा था कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्स में, पीजीबीपी में। ए और बी में बहुत तगड़ी लड़ाई थी। सी कहता है इसे कैपिटल गेन मानेंगे, और चौथा बोल रहा है कैपिटल गेन मानेंगे या पीजीबीपी मानेंगे। तो इसका आंसर ए होगा सर, अदर सोर्स मानेंगे। अब मैं इसका एक जजमेंट पढ़ता हूँ। ये एक जजमेंट है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। It is immaterial whether the shares are held by the applicant as stock in trade. The dividend income derived from these shares is specifically chargeable under the head income from other source. एक जज साहब ने जजमेंट लिखते समय कहा ये बात कोई मायने नहीं रखती कि हमने शेयर्स को स्टॉक के तौर पे होल्ड किया था क्या। Consequently, नतीजे it is immaterial whether the applicant is a dealer or a trader and carries on the business of purchase and sale of share. We find that the tribunal, after relying upon the decision of the Bombay High Court in the Commissioner of Income Tax Bombay City Second versus DG Goenka Mamla, and of the Gujarat High Court in Additional Commissioner of Income Tax versus Lakshmi Agents Private Limited 1980 का मामला, had rightly come to the conclusion that the dividend income arrived at by the applicant was chargeable under the income from other source. तो मतलब ये जो जजमेंट दिया गया है, ये कौन सा मामला था, ये नीचे मामला लिखा हुआ है, संगम इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इलाहाबाद वर्सेस द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इलाहाबाद का मामला। तो जब एक ट्रिब्यूनल में ये मामला गया तो ट्रिब्यूनल में ये पाया कि भाई डिविडेंड की इनकम को अदर सोर्स की इनकम मानना जाना चाहिए। उसके लिए खुद उन्होंने हाई कोर्ट के जो दो प्रीवियस जजमेंट थे, जो दो प्रेसिडेंट हुए, उनको उन्होंने अपना आधार माना है और अदर सोर्स की इनकम इसे माना है। होप आपके बात समझ में आई होगी। ठीक है सर, चलिए। मिस्टर पी वाज एम्प्लॉयड ऑन 1 अप्रैल 2008 इन द ग्रेड ऑफ 15,500, 17,750, 21,500, 1,000, 31,500। हिज ग्रॉस सैलरी बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इज वेल। तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि जो इसका अपॉइंटमेंट हुआ है सर वो 2008 में अपॉइंटमेंट हुआ है, और 15,000 इसकी स्टार्टिंग सैलरी है, और इसकी जो आखिर में सैलरी है वो 31,500 तक जाएगी। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बाद में आप टीचर बनेंगे या अकाउंटेंट बनेंगे, लेकिन एक बुनियादी तौर पे एक स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि सैलरी कैसे निकलती है। तो स्टार्टिंग में इसकी सैलरी 15,000 रहेगी, और फिर 500 इंक्रीज़ होगी हर साल, और जब 17,000 पहुँच जाएगी, जब ये 17,000 पे आ जाएगा, तो फिर इसकी इनकम हो जाएगी 17,750, और फिर 750 ग्रोथ होगा। तो अब आपको सर इसमें एक पूरी टेबल बनानी पड़ेगी, जो अभी बनी हुई है वर्किंग नोट में। ऑप्शंस में अभी मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा, आंसर आपको देखना पड़ेगा, यहाँ से समझ आएगा आपको कि सर जब ये बंदा अपॉइंट हुआ तो इसकी तनख्वाह थी 15,000, तो पहले तो इसकी तनख्वाह 500 बढ़ेगी, और 17,000 आने के बाद 750 बढ़ेगी, और इसके बाद 21,500 पे आने के बाद 1,000 बढ़ेगी। इन्होंने आपसे कहा था असेसमेंट ईयर 2021। अगर आपका असेसमेंट ईयर 2021 है तो इसका मतलब है आपका प्रीवियस ईयर हुआ 1920। तो प्रीवियस ईयर 1920 में ही वाज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 22,500 पर मंथ। इसे आप 12 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, और ये आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 2.70 लाख, 2,70,000 रुपये इसका आंसर है। इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 का, वो एक अलग बात है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन।
An assessee purchased an assets on 21st of September 2018 on which rate of depreciation is 40%. The asset was put to use on 30th November 2019. How much depreciation shall be allowed to assessee on such assets during the period ended 31st March 19 and 31st March 2020? ठीक है, ऑप्शन अभी आ जाएंगे, चलो ऑप्शन भी दिखा देता हूँ, पर पहले आप इस क्वेश्चन को समझो। आपने प्रॉपर्टी खरीदी 21 सितंबर 18 को और आपका ये जो फर्स्ट ईयर है वो एंड होगा 31 मार्च 19 को, यहाँ आपका ईयर एंड होगा। लेकिन आपने पहले साल में प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं किया, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी को आपने यूज़ किया 30 नवंबर 2019 को। इसका मतलब है 18-19 जो पहला सीज़न है उसमें आपने प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं किया, तो आपको जो डेप्रिसिएशन अलाउ होगा वो होगा 0%। क्योंकि डेप्रिसिएशन की जो रूलिंग होती है वो ये है, 3 रूल्स होते हैं उसमें। पहला, आप उस असेट के ओनर होने चाहिए, ये पहला रूल है। दूसरा, उस असेट्स का बिजनेस में यूज़ होना चाहिए, ये दूसरा रूल है। और तीसरा ये है, बिजनेस में यूज़ होना चाहिए। और तीसरा है कि उसका आपको कमर्शियल यूज़ करना चाहिए, मतलब उसको आप यूज़ करेंगे तो बिजनेस की असेट हो और उसको आप कमर्शियली यूज़ करेंगे। तो आपने यूज़ नहीं किया तो आपको पहले साल में डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। अब खेल ये है कि जो दूसरा साल है उसमें इन्होंने नवंबर में इसे यूज़ किया, यानी इन्होंने इसे 180 दिन से कम यूज़ किया। अब जनरली हमें दिमाग में आएगा कि 180 दिन से कम यूज़ किया तो हाफ रेट लगेगी, तो आप शायद आंसर सोचेंगे सर 0% एंड 20%। लेकिन इसमें खेल ये है कि अगर किसी असेट को हमने प्रीवियस ईयर से पहले परचेज़ किया है और इस साल अगर हम उसे 180 डेज से कम भी यूज़ करेंगे तो भी अपने को फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो इसका आंसर होगा सर 0 और 40। तो ये थोड़ा सा घुमावदार है, इसका आंसर ए होगा। कुछ बच्चे शायद डी लगा के आ जाएंगे 0 और 20, लेकिन इसका आंसर सर 0 और 40% होगा। पहले साल आपको डेप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं मिलेगा और दूसरे साल 180 डेज से कम होने के बावजूद आपको पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा, से 40% डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी इज कवर्ड अंडर। ये कहता है कि पीजीबीपी के लिए कौन सा हेडिंग है, पीजीबी का सेक्शन कौन सा है, इसका चार्जिंग सेक्शन है सर 28 से शुरू होता है ये, और 28 से लगाकर 44 तक पीजीबीपी के ही सेक्शन होते हैं। एग्जाम में होता तो मुझे भी पहले ऑप्शन देखने होते, हालांकि मैंने पीपीटी खुद ने तैयार की है तो मुझे पता है कि क्वेश्चन में क्या पूछेगा, बट आप आराम से अपना क्वेश्चन सोचो समझो। और पीजीबीपी का जो चार्जिंग सेक्शन है वो 28 है। वैसे मैंने नीचे बाय द वे लिखा है कि सैलरी के लिए जो सेक्शन है 15 से 17 तक सैलरी की रूलिंग है, और 22 से 27 तक हाउस प्रॉपर्टी की रूलिंग है, 28 से 44 तक पीजीबीपी की रूलिंग है, 45 to 55 सीजी का रूलिंग है, और 56 से अदर सोर्स के रूल हैं। आप यूँ भी आ सकते हैं पीजीबी 28 और 28 का डबल होता है 56। तो पीजीबीपी का 28 सेक्शन है चार्जिंग, और अदर सोर्स की रूलिंग 56 सेक्शन से स्टार्ट हो रही है। चलिए सर, अगला क्वेश्चन है, ग्रॉस टोटल इनकम मींस एग्रीगेट ऑफ इनकम अंडर द ऑल हेड्स ऑफ इनकम्स। सबको पता है कि जीटीआई क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल बताऊं, आपके जो पांचों हेड है 1 2 3 4 5, इन 5 हेड की जो टोटल आती है दैट इज कॉल्ड जीटीआई। अब ऑप्शन देखते हैं। ये कह रहा है कि जीटीआई वो होती है आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शन, तो ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन कहता है बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन, ये सही लग रहा है। दोज इनकम फॉर विच नो डिडक्शन, ये गलत है। ये कह रहा है कि जीटीआई उन आइटम्स का योग है जिन पे डिडक्शंस नहीं मिलता है, तो ये कोई बात नहीं है। जीटीआई सभी इनकम्स का योग होता है। डी में है नन ऑफ द अबव, तो उसका आंसर सिंपली बी हो जाएगा कि आपका जो डिडक्शन होता है, आपका जो डिडक्शन वाला चैप्टर होता है जहाँ 80C से लेके 80U तक का डिडक्शन मिलता है, बिफोर दैट जो फिगर आता है दैट इज नोन एज जीटीआई, तो उसका बी आंसर हो जाएगा सिंपली। वेल, अगला क्वेश्चन है, एज पर द सेक्शन 27 असेसी मीन्स अ पर्सन। तो एक तो है कि असेसी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 27 में, एक तो आप ये बात याद रखिएगा। और असेसी वो है बाय हुम एनी टैक्स और अदर सम ऑफ मनी इज पेबल। असेसी वो है अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन अंडर द एक्ट। असेसी वो है अ पर्सन डीम टू बी असेसी इन डिफॉल्ट। ये सब, जी हाँ ये सब देखिए, असेसी वो है जिस पे कोई टैक्स बाकी है, असेसी वो है जिस पे कोई कार्रवाई यानी कोई प्रोसीडिंग चल रही है, असेसी वो है जिसने कोई गलती की है जैसे टीडीएस काटने में भूल करना या कोई किसी और तरह की उसने मिस्टेक या एरर की है या जैसे एजेंट माना गया है। तो असेसी में ये तीनों व्यक्ति कवर होते हैं, ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर होगा। ठीक है सर।
डैश डैश आर नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम, इसको एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। ऑप्शंस आर इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग, देखिए जो मुर्गी पालन से इनकम होती है, आप अंडे बेचते हैं, मुर्गी बेचते हैं, वो जो इनकम होती है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती। इनकम फ्रॉम बी कीपिंग, मधुमक्खी शहद ये टाइप का बिजनेस करते हैं आप, हनी मेकिंग, हनी वगैरह, वो भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती। इसी तरह से खड़ी फसल को खरीदना, मान लीजिए आप एक ट्रेडर हैं और आपने एक फसल खरीदी और बेची, तो आपने कभी भी खेती तो की नहीं। खेती क्या होता है? दैट इज़ ज़मीन को जोतना, बीज डालना, सिंचाई करना, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं वो तो आपने की नहीं है, तो ये भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो ये तीनों के तीनों ही एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है, लेकिन किसी भी एंगल से ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है सर। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑन अ सिंगल एसेट्स, if such assets is sold for a price more than its value but less than its historical cost, then the assessee shall be chargeable for। पहली बात तो ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का है। दूसरी बात है कि वो स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट करके हैं और वो सिंगल एसेट्स, मान लो एक एसेट है, उसका नाम है ए। अब उस एसेट्स की कॉस्ट थी 50, आराम से सुनिएगा, उस एसेट्स की कॉस्ट थी 50, अभी उसकी WDV आज के दिन है मान लीजिए 40, और आपने उसे 42 में बेचा। अब ये 42 है आपका सेलिंग प्राइस। अब 42 सेलिंग प्राइस क्या है? ये WDV से ज़्यादा है, ये WDV से ज़्यादा है, लेकिन ये आपकी कॉस्ट से ज़्यादा नहीं है। तो इस केस में आपने 2 रुपये कमाया है या 2 लाख रुपये आपने कमाया है, क्योंकि 40 की चीज़ को आपने 42 में बेचा है। तो ये जो 2 रुपये कमाई होती है ना, इसको बोलते हैं सर बैलेंसिंग चार्ज। इट इज़ नोन एज बैलेंसिंग चार्ज। और अगर आपने 42 की जगह 52 में बेचा होता, बाय द वे इस चीज़ को 42 की जगह 52 में बेचा होता, तो ये जो 2 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, दैट इज़ नोन एज कैपिटल प्रॉफिट, दैट इज़ नोन एज कैपिटल प्रॉफिट। अगर 52 में बेचा होता बाय द वे, तो आपको 12 रुपये का प्रॉफिट होता, और 12 रुपये के प्रॉफिट में से 10 रुपये का कहलाता है बैलेंसिंग चार्ज और 2 रुपये का कहलाता है कैपिटल प्रॉफिट। अभी के लिए समाचार ये है, आप किस केस को पढ़ेंगे तो अभी के केस में केवल आपको बैलेंसिंग चार्ज होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ए इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिएगा, बट बैलेंसिंग चार्ज इसका आंसर रहेगा। ठीक है, कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 इज डिसअलाउड एज अ डिडक्शन इन P&L एज पर द सेक्शन। हमें पता है कि अगर एक दिन में ऑन अ सिंगल डे अपन किसी पर्सन को 10,000 से ज़्यादा पेमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने मुकेश को एक दिन में 10,000 से ज़्यादा पेमेंट किया, तो वो पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। ये कौन सा सेक्शन है? तो सर इसका सेक्शन है 40A3। हाँ, यही वाला सेक्शन है, एक बार देख लेते हैं। इसका सेक्शन है 40A2, 40B, 40A3 एंड रूल 6DD। हाँ, ये है सर। इसमें 40A3 में तो रूलिंग लिखी हुई है और रूल 6DD में एक्सेप्शन दिए हुए हैं। मतलब रूल 6DD में बताया गया है कि ऐसे 8 या 10 मामले हो सकते हैं जहां कैश पेमेंट भी अलाउ होता है, 10,000 से ज़्यादा का कैश पेमेंट भी अलाउ होता है। ये बात रूल 6DD में लिखी है, लेकिन मेन रूलिंग सेक्शन 40A3 में लिखी हुई है, जहाँ लिखा है कि ट्रांसपोर्ट के मामले में आप 35,000 तक कैश दे सकते हैं और नॉर्मल ट्रेड के मामले में आप 10,000 से ज़्यादा कैश नहीं दे सकते। तो इसका सी आंसर रहेगा। और सेक्शन 40A3 क्या कहता है? सेक्शन 40A3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स दैट एनी एक्सपेंडिचर incurred in respect of which payment is made in a sum exceeding 10,000 in a single day otherwise than by an account pay check drawn on a bank or an account pay bank draft or through the use of electronic clearing system shall not be allowed as a deduction। उसमें लिखा है कि अगर आप अकाउंट पे चेक देते हो, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट देते हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट करते हो तो ठीक है, अदरवाइज आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। और सर इसमें रूल 6DD में है वो एक्सेप्शनल प्रोविज़न बताता है कि आप RBI को, SBI को और कुछ और मामलों में पेमेंट 10,000 से ज़्यादा कैश में कर सकते हैं। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है, इफ़ मैरिज ऑफ द पेरेंट्स डज नॉट सबसिस्ट
इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड शैल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ। यदि माता पिता की शादी के बाद तलाक हो जाता है तो नाबालिग बच्चे की आय को किस में मिला दिया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, उसमें मिला दिया जाएगा जो उसको मेंटेन करेगा, जो उसको देखभाल करेगा। कहता है ऑप्शन पहला, बच्चे की इनकम को उसमें मिलाएंगे जो फादर या मदर उसको ज़्यादा प्यार करता है। सेकंड ऑप्शन है वो पेरेंट जो उस बच्चे की देखभाल करता है। थर्ड ऑप्शन है कि फादर या मदर में से जिसकी इनकम ज़्यादा हो। जनरली ये वाला सी वाला रूल होता है जनरली, लेकिन इस क्वेश्चन में तलाक हो गया है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए एक्स है और उनकी एक्स की मिसेज है, मिसेज एक्स है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जो बच्चे को एक्स ने दी थी, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में तलाक हो गया। अब तलाक हो गया तो बच्चा इनके पास रहता है, मैडम के पास, तो ये इनकम, इस असेट से होने वाली इनकम मिसेज में ऐड होगी क्योंकि बच्चा मिसेज के पास रहता है तलाक के बाद। इसीलिए आपको समझना ज़रूरी है कि ये मैटर नहीं करता कि इन दोनों में से इनकम किसकी ज़्यादा है। ये भी मैटर नहीं करता कि प्रॉपर्टी किसने ट्रांसफ़र की थी। आज के दिन जो बच्चे को मेंटेन करेगा उसकी इनकम में ऐड होगा और 1500 रुपये का ध्यान रखना है, 1500 का डिडक्शन आपको देना है। ठीक है सर, थोड़े से क्वेश्चन और हैं। Mr. Paul sold a let out building which fetches rental income of 10,500 per month to his son's wife on November 18. The municipal tax of 6,000 rupee on the property was paid on 10th of January 2019. The total income from all other sources computed amounted to 260,000 except income from the above said property. His total income taxable be. Okay. तो क्वेश्चन में हिज लग गया है यहाँ पे। इसकी जो डॉटर इन लॉ है उसके लिए क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए पूरा। एक मिस्टर पॉल होते हैं, उन्होंने एक असेट अपनी बहू को दे दी और मैं कहूँगा कि फ्री में नहीं दी है, गिफ्ट में नहीं दी है, ये इन्होंने सेल की है सर। सेल की है तो इसका मतलब है नवंबर से इसकी जो ओनर है वो ये बहू रानी जो है वो इसकी ओनर है और बाकायदा इन्होंने परचेज़ किया है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 महीने के लिए हम रेंट काउंट करेंगे और 5 महीने में से रेंट काउंट करने के बाद जो म्यूनसिपल टैक्स है वो लेस करेंगे और इसके अलावा लास्ट में जाके जो अपन 30% लेस करते हैं वो करेंगे। और इस हाउस प्रॉपर्टी वाले मैटर के अलावा इनकी डॉटर इन लॉ की 60,000 की इनकम और है, 2,60,000 की इनकम और है। तो 260,000 की इनकम प्लस इस 5 महीने के रेंटल इनकम को जोड़ देंगे। यहाँ ध्यान ये रखना है कि बहू की इनकम को ससुर जी में, फादर इन लॉ में ऐड नहीं करना है। बहू की इनकम को फादर इन लॉ में तब ऐड होता है जब उन्होंने यूं ही गिफ्ट करी होती तो बात अलग होती। यहाँ पे यूं ही नहीं है, सेल हुआ है बाकायदा। आप इसमें देखेंगे तो आपका आंसर 292,550 आ जाएगा। ये कैसे आएगा? 260 तो इस बहुरानी की इनकम है वो वाली है और 32 या 550 की इनकम HP से आएगी। ये कैसे आई है वो भी देख लीजिए आप। 5 महीने का इनकम माइनस 6,000 और फिर माइनस 30% डिडक्शन, ये सब करके आपका आ जाएगा सर। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेट पेमेंट एक्सीडिंग डैश डैश आर सब्जेक्ट टू द टैक्स डिडक्शन एट ए सोर्स ऑफ। तो सर अगर आपका हॉर्स रेस में आपका विनिंग अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है तो आपका 30% TDS कटेगा सर। तो ये है रूल, याद रखिएगा। और नए नियम आपको ध्यान रखने हैं। और फिर भी मैंने हमेशा कहा है एग्ज़ाम से ठीक पहले जो प्रीवियस ईयर था और उससे पहले जो प्रीवियस ईयर था वो आपको देख के जाना है। तो मान लीजिए अगर आपके एग्ज़ाम जुलाई 21 में लगते हैं, तो उससे पहले जो प्रीवियस ईयर एंड हुआ है वो है 2021। तो एक तो आपको 2021 प्रीवियस ईयर, जिसको अपन असेसमेंट ईयर 21-22 कहेंगे, वो देख के जाना चाहिए और एक उससे पहले वाले रूल्स आपको देख के जाने चाहिए। आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, ईयर्स की भाषा समझते हैं और ये भी कि हायर एजुकेशन का पॉइंट है तो आप बातों को समझते होंगे। ठीक है सर। इसमें याद रखिएगा कि TDS आपका 31.2 मत कर देना, 30% है। बिना 4% सेस, जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है उसको छोड़ दो। जो बेसिक TDS रेट है वो 30% है और 10,000 का नियम है। लॉटरी में भी यही है और हॉर्स रेस में भी यही नियम है। बस 5 क्वेश्चन और बचे हैं सर। क्लबिंग ऑफ इनकम मीन्स, ये जो क्लबिंग अपन बोलते हैं उसका क्या मतलब होता है?
क्लबिंग को ये कह रहा है कि दो पार्टनर्स की इनकम को मिलाना गलत है। इंक्लूजन ऑफ इनकम ऑफ अदर पर्सन इन द असेसीज इनकम, ये सही है। जैसे अगर मान लीजिए कि अपन मिस्टर ए की इनकम निकाल रहे हैं और मिस्टर की ए की इनकम निकालते निकालते समय इसकी पत्नी की इनकम को भी इसमें जोड़ दें, या इसके बच्चे की इनकम को भी जोड़ दें, या डॉटर इन लॉ की संपत्ति को भी जोड़ दें, ऐसा कुछ अगर अपन करें तो इसको बोलते हैं सर क्लबिंग। तो क्लबिंग का मतलब होता है किसी असेसी की इनकम में किसी और पर्सन की इनकम को मानना, जोड़ना, ये मानना कि ये इनकम भी इसी की है, ऐसा मानना, दैट इज कॉल्ड क्लबिंग। ठीक है, ऑप्शंस आप सारे पढ़ ही लेना। टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वेल, 50 लाख का रूल है सर। जैसे ए ने अपनी कोई प्रॉपर्टी है, ज़मीन वगैरह है, वो बी को बेची, ध्यान देना, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को बेची और 60 लाख में बेची, तो बी की ये ड्यूटी है, किसकी? बी की ये ड्यूटी है कि जब वो इसको पैसा देगा तो उस समय सर वो 1% TDS काटेगा। रिपीट, अगर ए ने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बी को बेची है तो बी जब उसे पेमेंट करेगा उस समय इसका फर्ज बनता है कि वो TDS काटे, अगर कंसीडरेशन 50 लाख से ज़्यादा है तो। ठीक है सर, तो 50 लाख का रूल आपको ये याद रखना है। मैं इसका संबंधित नियम आपको बता देता हूँ। ये कहता है फ्रॉम 1 जून 2013, ये रूल 7-8 साल पुराना है, तब से चला आ रहा है। व्हेन अ बायर बायर्स द इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज अ बिल्डिंग और लैंड वगैरह वगैरह, एग्रीकल्चर लैंड का मैटर छोड़ दो, ही हैज़ टू डिडक्ट TDS व्हेन ही पेज द सेलर। दिस हैज़ बीन लेड डाउन इन सेक्शन 194IA। तो 194IA में ये लिखा है कि बायर को टैक्स TDS काटना है। 3 क्वेश्चन और हैं। मिस्टर शर्मा कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी, ही कैन अवेल द डिडक्शन अंडर। वेल, अगर मिस्टर शर्मा हैं, उन्होंने अपनी पसंदीदा राजनीतिक पार्टी को डोनेशन दिया है तो वो डिडक्शन ले सकते हैं GGC। तो उसका ऑप्शन सी आएगा। ये GGB भी डिडक्शन है, लेकिन ये डिडक्शन केवल कंपनीज को मिलती हैं। जब कंपनीज किसी पॉलिटिकल पार्टी को देती हैं तो GGB लगता है, कंपनीज के अलावा कोई डोनेशन देता है तो वो GGC का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा GGD गलत प्रिंट हो गया, ये GGA है। हालांकि GGA तब होता है जब आप रूरल डेवलपमेंट पे या साइंटिफिक रिसर्च पे पैसा देते हो, तो GGA हुआ करता है। और 80G तो डोनेशन की सिंपल लिमिट है। मैं कोशिश ये कर रहा था कि मैं आपको चारों पॉइंट बता दूं। बस क्वेश्चन में जो मिस्टर शर्मा जी हैं वो GGC में डिडक्शन ले पाएंगे सर। चलिए, सेक्शन 70 से लेकर 79 तक के जो हैं नियम, उसमें क्या आता है? तो जैसे सैलरी है, तो मैंने कहा सैलरी के रूल तो 15-17 तक हैं, सैलरी के 15-17 हैं। अब कैपिटल गेन है, इसके 45-55 है, 45 से लेकर 55 तक। अब या तो क्लबिंग के रूल हैं या सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के हैं, तो इसके ये जो रूल हैं सर, ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के हैं। क्लबिंग के रूल शायद 60 से स्टार्ट होकर 64 तक जाते हैं, आप देख लीजिएगा। 60 से 64 तक के क्लबिंग के रूल होते हैं और सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के सेक्शन 72-79 के रूल्स हैं। और लास्ट क्वेश्चन आता है, अ फीस ऑफ डैश डैश पर डे इज लिवाइड अंडर सेक्शन 234E फॉर लेट फर्निशिंग ऑफ TDS स्टेटमेंट। जिस बंदे ने TDS काटा, अगर वो रिटर्न टाइम पे नहीं देता है तो 200 रुपये पर डे, 200 रुपये पर डे की पेनल्टी होती है, लेकिन ये TDS के अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगी। तो आपको याद करने हैं 234A B C D E, तो 234E आया। तो 234E में आपके ऊपर पर डे पेनल्टी है 200 रुपये की, अगर आपने TDS का जो रिटर्न है वो फाइल नहीं किया तो सर। तो ये इसके बाद एंड आ गया है सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने ध्यान से सुना होगा। होप ये वीडियो आपका काम का लगा होगा। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। मेरा टारगेट है कि मैं 1000 क्वेश्चंस बनाऊं, यानी करीबन 50 लेक्चर्स की सीरीज़ में आपके लिए लेके आऊँगा। एंड ऑब्वियसली बात है, यूट्यूब पे है, फ्री ऑफ चार्ज है, देख सकते हैं। केवल आपको अपना टाइम लगाना है। बट अगर क्वेश्चन ये आपको तभी लगाने हैं जब आपने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है। तैयारी करके आइए, इन क्वेश्चंस को लगाइए, रूलिंग को सीखिए। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं आपको अप्रोच देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। चलिए।